हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आधुनिक भारत की आज हमारी प्रथम क्लास है और आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है वह यूरोपियों के आगमन से प्रारंभ होता है। जो यूरोपीय जो कंपनी हैं जो भारत में स्थापित की जाती हैं, जो व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत की राजनीति में भी लिप्त हो जाते हैं। और दोस्तों, अंतिम रूप से फिर यूरोपियों की जो कंपनियां होती हैं उनमें जो सफलता मिलती है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सफलता मिलती है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक अंग्रेजी कंपनी थी जिसमें 217 साझेदार थे, एक प्राइवेट कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी, एक व्यापारियों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में 1599 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, भारत में व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में और भी आ चुके होते हैं। जैसे हम पुर्तगालियों की बात करें, पुर्तगाली पहले आ चुके थे और अंग्रेजों से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यहां पर दोस्तों डच भी आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, पुर्तगाली, डच, इनको सबको किनारे करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमा लिए। और दोस्तों, बाद में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है, फ्रांसीसियों को भी भारत से बाहर निकाल दिया दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन कब आए और कौन सी कंपनी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, विस्तार से आज हम इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। दोस्तों समझना, यूरोपियों का आगमन, सबसे पहले तो देखो हमें यह समझना है जो ये यूरोपीय हैं ये भारत में क्यों आएंगे। भाई, भारत में क्यों आए यूरोपियों में पुर्तगाली भी है, डच भी है, अंग्रेज भी है और इसके बाद फ्रांसीसी, ये सही भारत में आए क्यों थे, इसके पीछे कारण क्या है समझना दोस्तों। ये जो यूरोपीय भारत में आए थे, ये दोस्तों व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। किससे आए थे दोस्तों? व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। और व्यापार में जो सबसे मेन चीज थी वह थी काली मिर्च, और दोस्तों कपड़े थे, सूती कपड़े और काली मिर्च, ये सबसे प्रसिद्ध थी। दोस्तों समझना, सूती कपड़े और काली मिर्च। दोस्तों, सूती कपड़े और काली मिर्च की मांग यूरोप में सबसे ज्यादा थी। और काली मिर्च को तो यूनानीय का प्रिय भी कहा जाता है, यवन प्रिय, क्योंकि काली मिर्च की मांग बहुत ज्यादा थी। क्योंकि दोस्तों मांस बनाते थे तो उसमें काली मिर्च गिरती थी, स्वादिष्ट मसाले में काली मिर्च का नाम आता था। तो इनके उद्देश्य सूती कपड़े और काली मिर्च का भारत से व्यापार करना था। दूसरी बात यह है, ये यूरोपीय भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। यह भी सच्चाई है, पुर्तगाली थे, वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। भाई, व्यापार तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की ये नीति नहीं थी, लेकिन बाद में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में धर्म प्रचार के लिए 1813 का एक्ट के अनुसार यहां पर वो भी धर्म प्रचार के लिए पादरी आने लग गए थे। देख, व्यापार करना और फिर साथ में ईसाई धर्म का प्रचार भी करना, और ऐसे एरिया में प्रचार करना जहां के लोग गरीब हो, आदिवासी हो, वहां पर प्रचार किया था। एक बात आप याद रखना, हमेशा धर्म का प्रचार वहां पर किया जाता है, या दूसरी बात आप ये याद रखना, लोगों को मूर्ख और अपनी ओर आकर्षित उसको किया जाता है, जो अनपढ़ होते हैं उनको किया जाता है। इसीलिए इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार आदिवासी एरिया, जो पिछड़ा हुआ एरिया था, वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार किया और भारत से साथ साथ क्या किया, व्यापार भी किया। दोनों उद्देश्य इनके फिक्स बैठ रहे हैं यूरोपियों के।
याद रखना, यूरोपियों के दो उद्देश्य, व्यापार भी करना, साथ में ईसाई धर्म का प्रचार भी करना। और दूसरी बात आप समझना, ये यूरोपीय थे ना, जो ये यूरोपीय थे, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा इटली के बारे में। किसके? इटली का शहर था वेनिस। क्या नाम था? वेनिस। दोस्तों जो ये वेनिस जो शहर था इटली का, बहुत ही अच्छा शहर था, बहुत खूबसूरत शहर था। अब क्या हुआ, ये जो पुर्तगाली थे, कौन से पुर्तगाली? ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाली। अब इन पुर्तगालियों ने देखा, यार जो ये इटली है ये इतना धनवान है, यहाँ के क्या क्या महल हैं, क्या क्या सड़कें हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने रुपए वाले हैं। ये वेनिस की अमीरी इनको भाई नहीं, पुर्तगालियों को वेनिस की अमीरी पसंद नहीं आई। अब पुर्तगालियों ने अंदाजा क्या लगाया है? पुर्तगालियों ने अंदाजा लगाया, भाई ये वेनिस इतना अमीर क्यों है, यहां इटली के लोग इतने अमीर क्यों हैं? तो इन्होंने अंदाजा लगाया, ये व्यापार की वजह से अमीर हैं। क्योंकि दोस्तों जो ये इटली है, इटली में भी भारत का सामान जाता था। वो कहां होते हुए? भारत से कहां होते हुए? भारत से ये मिस्र जाता था, मिस्र से यहां जाता था, या भारत से पहले अरब देशों को जाता था, भारत से पहले अरब देशों को जाता था, अरब देशों से फिर इटली को जाता था, और फिर इटली इन पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, सबको निर्यात करता था। दोस्तों जो ये व्यापार होता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है व्यापार। जिसका व्यापार शक्तिशाली है, जिसका बिजनेस सबसे अच्छा है, दोस्तों किसी को भी खरीद सकता है। एक बात याद रखना, इसलिए दोस्तों जो ये बिजनेस है, व्यापार है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन्होंने सोचा, पुर्तगालियों ने सोचा, क्यों ना हम भी व्यापार करें। पुर्तगालियों ने सोचा क्यों ना हम भी व्यापार करें। तो पुर्तगाली अब ये खोज में लग चुके थे, जो ये पूर्व के जो देश हैं, पुर्तगालियों के साथ दोस्तों कौन? डचों के साथ दोस्तों कौन? अंग्रेजों के साथ दोस्तों कौन? अंग्रेजों के साथ फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। ये फ्रांसीसी है दोस्तों, ये सारे देश किसमें लग चुके थे? ये लग चुके थे कि जो ये पूर्व के जो देश हैं, कहां के दोस्त? पूर्व के जो देश है, पूर्वी जो देश हैं, इनसे व्यापार कैसा किया जाए। अब ये पूर्व के जो देश है, इसमें भारत आ रहा है दोस्तों। कौन आ रहा है? भारत। पूर्व में ही आ रहा है भारत। एक बात याद रखना, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के पूर्व में ही भारत स्थित है। अब ये सोचने लगे थे, क्यों ना हम इटली से सामान हम क्यों मंगाएं? भाई हम इटली से सामान क्यों मंगाएं? इटली से तो बहुत महंगा सामान पड़ रहा है, हम क्यों ना डायरेक्ट ही हम पूर्व के देशों से व्यापार करें। डच भी ये सोचने लगे, हॉलैंड वाले भी ये सोचने लगे, क्यों ना भाई हम सीधे ही पूर्वी देशों से व्यापार करें। इस तरीके से अंग्रेज भी सोचने लगे, क्यों ना हम पूर्व के देशों से सीधा व्यापार करें। और फ्रांसीसी भी सोचने लगे, क्यों ना हम पूर्व के देशों से सीधा व्यापार करें, किसी को बिचौलिया किसी को भी ना बनाए और सस्ता माल भी पड़े हमारे लिए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये सब पूर्व की देश आते हैं, पूर्व की ओर आते हैं, और पूर्व में ये सब भारत की ओर आते हैं। किसकी ओर आते हैं? भारत की ओर आते हैं ये पूर्व में सारे देश, पूर्व में। और दोस्तों इसीलिए दोस्तों चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, इनकी कंपनी के साथ भी ईस्ट इंडी से नाम जुड़ा हुआ होता है। क्या नाम जुड़ा होता है? ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडी से कंपनी, ये नाम जुड़ा होता है। ईस्ट का अर्थ होता है पूर्वी, ईस्ट का अर्थ होता है पूर्व। क्या अर्थ होता है? पूर्वी होता है। और इंडिया ये पूर्वी कंपनी, इंडी से कंपनी या इंडिया कंपनी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, क्योंकि पूर्वी देशों से व्यापारिक कंपनी नाम उसका रखा जाता है। ये सब यहां पर आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं। दोस्तों भारत में कच्चा माल बहुत ज्यादा उपलब्ध था, इसीलिए तो यहां पर आते हैं। ये पुर्तगाली भी यहां पर आते हैं। कितना प्रतिशत मुनाफा होता है पुर्तगाली जब यहां से सामान लेके जाते हैं? तो 78, 80, 90% तक मुनाफा होता है पुर्तगालियों को, यहां से जब व्यापार करके ले जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये सब भारत की ओर आते हैं, भारत की खोज की ओर आते हैं। लेकिन सबसे पहले सफलता जो मिलती है भारत की खोज में, वो किसको मिलती है? पुर्तगालियों को भारत में सफलता मिलती है। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों
इसके बाद पुर्तगाली अलग होंगे, इसके बाद जो डच है डचों के बारे में अलग समझाया जाएगा, अंग्रेजों के बारे में अलग समझाया जाएगा। लेकिन ये पहली क्लास है हमारी आधुनिक भारत की। इस क्लास में मैं आपको इन कंपनियों के बारे में बताऊंगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, कहां पर कौन सी कंपनी इन्होंने खोली थी, कहां पर अपनी कोठी स्थापित की थी। दोस्तों ये कोठी क्यों स्थापित करते हैं? कोठी एक ऐसी होती थी जहां पर अपने कच्चे सामान को ये रखते थे, उसकी चार दीवारी करा के रखते थे और वहां से जो भारत से जो कच्चा माल इकट्ठा किया जाता था फिर उसको वहां से भेजते थे अपने देशों में। वहां पर भारत में उस कोठी में एकत्रित करते थे, उस कोठी से फिर अपने देश को भेजते थे, उसे बोलते हैं कोठी। तो दोस्तों आज हम विस्तार से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पुर्तगाली दोस्तों सबसे पहले भारत में जो सफलता प्राप्त होती है मार्ग खोजने की वो पुर्तगालियों को होती है, ठीक है ना। पुर्तगाली भारत में दोस्तों 17 मई 1498 ईस्वी में आते हैं। कब आते हैं? 17 मई 1498 में आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों? वास्को डी गामा। कौन आते हैं? वास्को डी गामा आते हैं। वास्को डी गामा भारत आए। कहां पर आए दोस्तों? जमोरिन शासक था। कहां का? कालीकट का शासक था। यहां पर आते हैं दोस्तों, सबसे पहले कालीकट में आते हैं, ठीक है ना। यहां पर आए दोस्तों। और समझना दोस्तों सबसे पहले कंपनी की स्थापना भाई सबसे पहले आएंगे, समझना सबसे पहले आएंगे तो कंपनी की स्थापना भी सबसे पहले कौन करेंगे? पुर्तगाली करेंगे। सबसे पहले भारत में जिस कंपनी की स्थापना की जाती है उस कंपनी का नाम होता है पुर्तगाली कंपनी। और कंपनी का नाम क्या होता है? समझना कंपनी का नाम होता है एस्तादो दा इंडिया कंपनी का नाम होता है। कब की जाती है दोस्तों? 1498 ईस्वी में की जाती है। कब की जाती है? 1498 ईस्वी में की जाती है। हम एस्तादो दा इंडिया को हम ये भी कह सकते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कब की जाती है दोस्तों स्थापना? 1498 ईस्वी में की जाती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये ईस्ट जो शब्द आता है ये ईस्ट पूर्व के लिए आता है, क्योंकि दोस्तों पुर्तगालियों के पूर्व में पड़ता है भारत पड़ता है। कहां पर पड़ रहा है? भारत पूर्व में पड़ रहा है, ठीक है ना। ये भारत जो पड़ रहा है ये दोस्तों पूर्व में पड़ रहा है। कहां पर पड़ रहा है? पूर्व में पड़ रहा है भारत, इसीलिए ये ईस्ट शब्द आता है। ये बात आप याद रखना, ये ईस्ट शब्द हर में आएगा, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज वाली हो, चाहे दोस्तों फ्रांसीसी वाली कंपनी हो, कोई भी हो, उसमें ईस्ट इंडिया नाम जरूर आएगा, ठीक है ना। कब की जाती है? 1498 ईस्वी में की जाती है। ये कंपनी बन गई दोस्तों, ये कंपनी बन चुकी है भाई, कंपनी बन चुकी है एस्तादो दा इंडिया कंपनी बन चुकी है पुर्तगालियों की। कंपनी एक ऐसी चीजें होती है, कंपनी की सहायता से व्यापार करने में आसानी होती है। कंपनी अपने नौकर चाकर रखती है और बाद में कंपनी अपना गवर्नर भी रखती है, अपनी पुलिस भी रखती है कंपनी, ठीक है ना। अब इनकी कंपनी बन चुकी है, अब भारत में ये व्यापार करेंगे दोस्तों। सबसे पहले भारत में जो व्यापार करेंगे वो पुर्तगाली करेंगे। भारत में जो सबसे पहले कंपनी की स्थापना की जाएगी वो भी दोस्तों पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की जाएगी 1498 ईस्वी में। और सबसे पहले भारत में जो आएंगे वो भी पुर्तगाली आएंगे। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया, कालीकट बंदरगाह पे आते हैं दोस्तों। आप समझना ये बात मैंने आपको सबके लिए बता दी, ये व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। किसके उद्देश्य से आते हैं? ये व्यापार के उद्देश्य से आते हैं भारत में, ठीक है ना। और व्यापार किस किस का दोस्तों? काली मिर्च, और दोस्तों ये किसका? काली मिर्च में हमारा ये मसाला भी आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? मसाला आ जाएगा। और दोस्तों ये सूती कपड़े, या हम कहें ये दोस्तों रेशम के लिए आते थे। हम यहां पर ये भी कह सकते हैं ये रेशम के लिए आते थे, ठीक है ना। या हम जो कॉटन होता है, कॉटन
रेशम तो भारत में कम था, लेकिन ये कॉटन के लिए आते हैं यहां पर, ठीक है ना। ये हो गया। अब दोस्तों समझना, अब ये समझें, ये कंपनी तो बना ली है, कंपनी तो एस्टाडो द इंडिया कंपनी तो बन चुकी है, लेकिन बात अब यहां पर है, इस कंपनी ने सर्वप्रथम कोठी कहां पर स्थापित की थी, ठीक है ना। बात है प्रथम कोठी या कोठी को हम कारखाना भी बोल सकते हैं, कारखाना क्या बोल सकते हैं, कारखाना भी बोल सकते हैं हम कोठी को। प्रथम कहां पर स्थापित की थी दोस्तों, 1503 ईस्वी में। कहां पर की जाएगी दोस्तों, कोचिन में की थी। कहां पर की गई, कोचिन, ठीक है ना, कोचिन में की। और 1505 ईस्वी में दोस्तों कन्नूर में की थी। कहां पर की थी दोस्तों, कन्नूर में, ठीक है ना। अब समझना दोस्तों, ये कोठी क्या होती है, ये कोठी मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जो कोठी होती है, ये कोठी एक गोदाम होता है जिसकी 4 दीवारी कराई रखते हैं। अब समझना, ये भारत है दोस्तों, भारत है, ठीक है ना। अब यहां से ये मसाले लाए, मसाले यहां से सूती कपड़े लाए, यहां से हम कह सकते हैं सूती कपड़े लाए, यहां से कॉटन लेके आए, ठीक है ना, कपास लेकर आए यहां से, ठीक है ना। अब इनको सबको ले जाकर कहां पर जमा करेंगे, कोठियों में जमा करेंगे। कहां पर जमा करेंगे, कोठियों में जमा करेंगे। और दोस्तों इन कोठियों में जमा करेंगे, कोठी वहां पर स्थापित की जाती थी जो समुद्र के पास एरिया हो, समुद्र के पास। क्योंकि दोस्तों किससे ले जाएंगे, जलमार्ग से ले जाएंगे। किससे ले जाएंगे, यहां से इन कोठियों से जलमार्ग के माध्यम से ले जाएंगे, समुद्र के माध्यम से ले जाएंगे। तो कोठी हमेशा समुद्र के आसपास स्थापित की जाती है, चाहे सूरत हो, चाहे कोचीन हो, चाहे कन्नूर हो, चाहे मसूलीपट्टनम हो, यहां पर कोठियां स्थापित की जाती थी। याद रखना आप बात को, ठीक है ना। तो यहां से ही ले जाएंगे, तो ये कोठियां स्थापित की थी यहां पर, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों, ये हो गई पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, किस व्यापार सूती कपड़े, ठीक है ना, 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन आएंगे, दूसरे नंबर पर भारत में आएंगे कौन, डच आएंगे। कौन आएंगे दोस्तों, डच आएंगे भारत में, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर भारत में आएंगे डच। दूसरे नंबर पर आएंगे भारत में डच आएंगे। ये डच कौन थे दोस्तों, हॉलैंड। ये हॉलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे दोस्तों, डच, हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है ना। ये आएंगे भारत में। तो दोस्तों जो डच आएंगे, जो डच हैं, डचों ने वेरिंग दो ओस्ट इंडिशे कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की थी। कब की थी दोस्तों, 1602 ईस्वी में। अब आप समझना बात को, समझना। अगर हम भारत में आगमन की बात करेंगे, अगर हम भारत में आगमन की बात करेंगे, तो आगमन अंग्रेजों से पहले डचों का होता है, जो हॉलैंड के निवासी थे। अंग्रेजों से पहले भारत में जो आगमन होता है वो डचों का होता है। लेकिन जब कंपनी की बात की जाएगी तो दोस्तों वेरिंग दे ओस्ट इंडिशे कंपनी जो डचों की थी वह 1602 ईस्वी में स्थापित की जाती है। लेकिन अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 कोष्टक 1600 ईस्वी में स्थापित की जाती है। अंग्रेज कंपनी पहले स्थापित की जाती है और ये डच बाद में। लेकिन आते कौन है पहले, डच आते हैं, ठीक है ना भाई, डच आगे हॉलैंड वाले। दोस्तों सबसे ज्यादा इन्होंने सूती कपड़े को सबसे ज्यादा महत्व दिया। किसको दिया दोस्तों महत्व, सबसे ज्यादा सूती कपड़े को सबसे ज्यादा महत्व दिया था डचों ने। किसको दिया, सूती कपड़े को सबसे ज्यादा महत्व दिया था डचों ने। और भारत से सूती कपड़े को जो सबसे ज्यादा ले गए थे वो डच ले गए थे। सूती कपड़े को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी डचों ने, ठीक है ना। और दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। अब बात की जाती है दोस्तों, आज मैं आपको यही समझा रहा था सबसे पहले कौन सी कंपनी बनाई जाती है और उसके कारखाने सबसे पहले कहां खोले जाते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने सबसे पहले कहां खोले थे दोस्तों। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1610 ईस्वी में पुलिकट में खोला, ठीक है ना। और 1616 ईस्वी में दोस्तों सूरत में अपना कारखाना खोला। कहां पर खोला दोस्तों, सूरत में अपना कारखाना खोला। एक बात आप याद रखना हमेशा,
दोस्तों हमेशा आप ये बात याद रखना, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, डचों ने पहला कारखाना कहां खोला, पुर्तगालियों ने पहला कारखाना कहां खोला, अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहां खोला, फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहां खोला, कंपनी की स्थापना कब की गई, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था, 1610 ईस्वी में पुलिकट में खोला था दोस्तों, ठीक है ना, और 1616 ईस्वी में सूरत में अपना कारखाना खोला था, ठीक है ना। ये हो गए दोस्तों हमारे डचों के बारे में होगा। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी, जिसका ओरिजिनल नाम है वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो आते हैं, इसके बाद भारत में अंग्रेज आते हैं। कौन आते हैं? अंग्रेज आते हैं दोस्तों। अंग्रेज, आपको पता है अंग्रेज आते हैं, कितनी कूटनीतिक थे और सभी को दोस्तों भारत से रवाना कर देते हैं और अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। अंग्रेज, ठीक है ना। अंग्रेज ये आते हैं दोस्तों, अंग्रेज ये दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज, क्योंकि पहले नंबर पर दोस्तों कौन थे? पुर्तगाली थे, दूसरे नंबर पे कौन थे? डच थे, और अंग्रेज आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर, अंग्रेज भारत में आते हैं, ठीक है ना। अंग्रेज सबसे पहले दोस्तों जो अंग्रेज हैं, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 और 1600 ईस्वी में स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इस दोस्तों जो ये कंपनी थी, ये एक निजी कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? निजी कंपनी थी। हम ये कह सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी दोस्तों? एक प्राइवेट कंपनी थी। इसमें दोस्तों 217 साझेदार थे। कितने साझेदार थे? साझेदार कितने थे दोस्तों? 217 साझेदार थे इसके अंदर, ठीक है ना। अब आप समझना दोस्तों, देखो समझना, रखने का इतिहास बिल्कुल नहीं होता है, ये बात मैं हमेशा बोलता आया हूं। प्राइवेट कंपनी है, एक निजी कंपनी है, सरकारी कंपनी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। फ्रांसीसी कंपनी, बाकी की बात करें, एक सरकारी कंपनी भी थी। अब इसमें क्या है दोस्तों? प्राइवेट कंपनी है, निर्णय लेना देना नहीं है, खुद को निर्णय लेना होगा। इसीलिए दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही थी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी थी। पुर्तगाली इनको टक्कर दे सकते थे, फ्रांसीसी इनको टक्कर दे सकते थे, लेकिन फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, फ्रांसीसी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, जिसकी स्थापना लुई 14वें के समय की गई थी, ठीक है ना। एक प्राइवेट कंपनी थी। तो दोस्तों अगर उस सरकारी कंपनी थी, फ्रांसीसी एक सरकारी कंपनी थी जिसकी स्थापना लुई 14वें ने की थी। उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती थी, भारत में कुछ भी होता था तो उसकी संसद, फ्रांस की संसद जब निर्णय लेती थी, निर्णय लेने में 15-20 दिन, 1 महीना लग जाता था। उसके बाद निर्णय लेती थी और फिर यहां पर आदेश देती थी क्या करना है। इतने तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियों को धकेल देती थी युद्ध में, इसलिए सफल हुई थी ये फ्रांसीसी कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो अब समझना दोस्तों, अगर बात की जाती है, कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी, उस समय दोस्तों मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। मुगल बादशाह कौन था? अकबर, ठीक है ना। अकबर था मुगल बादशाह, जो 1605 ईस्वी तक रहता है और कंपनी 1600 ईस्वी में बन जाती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एलिजाबेथ ने इसे भारत में व्यापार करने का 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। भाई व्यापार कीजिए आप 15 साल। अब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी भारत में कोठी स्थापित करते हैं। 1608 में पहली कोठी कहां पर खोलते हैं? सूरत में खोलते हैं। कब खोलते हैं? सूरत में। अब दोस्तों 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किसका होता है? जहांगीर का होता है। भाई किसका शासन होता है? जहांगीर का होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों इस समय मुगल बादशाह जहांगीर है, सूरत में पहली कोठी खोली, लेकिन दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। कोठी खोल ली लेकिन इसे अनुमति नहीं मिली। यह वैधानिक कोठी नहीं है, ठीक है ना। इसको दोस्तों अनुमति मिलती है 1613 ईस्वी में अनुमति मिलती है। अनुमति कब मिलती है? 1613 ईस्वी में। यह प्रश्न बहुत घूमकर प्रश्न है। कोठी सूरत में सबसे पहले खोली लेकिन अनुमति नहीं दी मुगल बादशाह जहांगीर ने, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसको जो अनुमति दी गई वो 1613 ईस्वी में इसको अनुमति दी। लेकिन दोस्तों 1611 ईस्वी में
पटनम में वैधानिक कोठी खोली, वैधानिक कोठी खोली। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों, जिस कोठी को अनुमति दी थी मुगल बादशाह ने, एक वैधानिक जो कोठी थी जो शासक से अनुमति लेकर खोली गई थी, वो थी मसूलीपट्टनम की। अब प्रश्न कैसा बनता है दोस्तों, समझना, प्रश्न ऐसा बनता है, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत में कोठी कहां पर स्थापित की, तो दोस्तों सूरत में। लेकिन अगर प्रश्न बनता है सबसे पहले दोस्तों वैधानिक कोठी कहां पर स्थापित की गई थी, वह है मसूलीपट्टनम में सबसे पहले वैधानिक कोठी की स्थापना की थी। ठीक है ना, वैधानिक कोठी की स्थापना कहां पर की थी, मसूलीपट्टनम में की थी, जो वैधानिक कोठी थी। ये दो तरीके से ये प्रश्न बनता है, सबसे पहले कोठी सूरत में, लेकिन वैधानिक मसूलीपट्टनम में। सूरत वाली को अनुमति 1613 ईस्वी में दी जाती है। ठीक है ना, और दोस्तों जहांगीर के समय ही हॉकिंस आया था। उस सारी चीजों को मैं आपको जब अंग्रेजों के आगमन के समय उस सबको मैं पढ़ाऊंगा। इस क्लास में मैं इन सभी कंपनियों के बारे में आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना, समझना दोस्तों। यूरोपियों के अगर हम आगमन की बात करें, यूरोपियों के आगमन की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। ठीक है ना, पुर्तगाली आते हैं। इसके बाद दोस्तों पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, डचों के बाद कौन आते हैं, अंग्रेज आते हैं। लेकिन दोस्तों अंग्रेज, नोट करें, अंग्रेज डचों से बाद में भारत आए, डचों के बाद में भारत में अंग्रेज आते हैं। लेकिन डच कंपनी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना पहले हुई थी। ठीक है ना, इसको मैं लास्ट में भी आपको एक बार विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है ना, ये हो गए दोस्तों अंग्रेज हो गए। इसके बाद दोस्तों एक कंपनी और भी है, जो एक कंपनी है, छुपी हुई कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, एक छुपी हुई छोटी सी कंपनी है, जिसका नाम है डैन ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है दोस्तों, डैन। ठीक है ना, ये डेनमार्क वाले भी भारत में आते हैं। एक कंपनी और बनती है डैन ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इतिहास ज्यादा लंबा नहीं है। डैन ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डैन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। लेकिन दोस्तों इतिहास ज्यादा लंबा नहीं है, और ये इन बड़ी बड़ी कंपनियों में डैन ईस्ट इंडिया कंपनी गायब हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जब पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी हैं, तो ये डेनमार्क कंपनी का यहां पर क्या काम, गायब हो जाती है। यहां से छोटी कंपनी होती है, लेकिन आप फिर भी इसे याद रखना, क्योंकि डैन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी। अब है दोस्तों फ्रांसीसी। ठीक है ना, ये दोस्तों फ्रांसीसी है, आते हैं भारत में। इस समय शासक होता है लुई 14वां शासक है। कौन सा शासक है दोस्तों, लुई 14वां। ये शासक लुई 14वां एक तानाशाह शासक है कि मैं ही साम्राज्य हूं। ठीक है ना, एक तानाशाह शासक था। और मंत्री, एक इसका मंत्री था जिसका नाम था कोलबार्ट। अब दोस्तों लुई 14वां और कोलबार्ट ने 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब की दोस्तों, 1664 ईस्वी में, जिसे कंपनी देश इंडी से ओरिएंटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिएंटल। ठीक है ना, इस कंपनी को दोस्तों कंपनी देश इंडी से ओरिएंटल भी कहा जाता है। कब की स्थापना, 1664 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों अब यहां पर समझना, क्योंकि यहां पर शासक लुई 14वां का नाम जुड़ा हुआ है और उसके मंत्री कोलबार्ट, इन्होंने ही की थी इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की स्थापना 1664 ईस्वी में। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है, कहने का मतलब दोस्तों यह है, यह एक सरकारी कंपनी थी। क्या कंपनी थी दोस्तों, सरकारी कंपनी थी। ये फ्रांसीसी एक सरकारी कंपनी थी। इसको जो आदेश मिलते थे वो फ्रांस सरकार की ओर से मिलते थे। कहां से आदेश मिलते थे, फ्रांस सरकार की ओर से इस कंपनी को आदेश मिलते थे। फिर ये भारत में निर्णय लेती थी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना, अब दोस्तों इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहां पर सबसे पहले कोठी स्थापित की। ठीक है ना, सबसे पहले दोस्तों 1668 ईस्वी में सूरत में कोठी स्थापित की।
कहां पर स्थापित की दोस्तों? सूरत में। और 1669 ईस्वी को मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित की थी दोस्तों। ये थी दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, लुई 14वें के समय। अब दोस्तों जितनी मैंने आपको इन कंपनियों के बारे में समझाया है, अब इन कंपनियों के बारे में, इनके आगमन के बारे में प्रत्येक की अलग अलग क्लास होगी और उसकी एक विस्तृत जानकारी होगी। पुर्तगाली हो, डच हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, सबकी एक गहराई वाली जानकारी होगी। वायसराय की जानकारी होगी, कहां कहां पर युद्ध हुआ, कौन सा शासक, वो सारी चीजें हमारी अगली क्लास में आएंगी। लेकिन आज मैंने आपको दोस्तों ये हमारी जो आधुनिक भारत की जो पहली क्लास थी, ये यूरोपियों के आगमन के बारे में समझाया था। ये यूरोपीय क्यों आते हैं? एक बात याद रखना, यूरोपियों का उद्देश्य मेन व्यापार करने था और ये यूरोपियों ने कभी नहीं सोचा था, जिसमें अंग्रेजों की सफलता होती, अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत पर हम शासन भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जुड़े रहें क्योंकि अगली हमारी जो क्लास होगी वो दोस्तों पुर्तगालियों के आगमन से होगी, उसके अनुसार हमारी क्रम अनुसार चलती रहेंगी। ये हमारी आधुनिक भारत की पहली क्लास। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।